हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की क्विक रिवीजन। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर का कोई भी एक्सरसाइज नहीं की है, कुछ भी मिस हो गया है, कोई भी कॉन्सेप्ट, तो उस चैप्टर का लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। ऑल्सो कोई भी चैप्टर अगर आपसे उनकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो सभी चैप्टर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाके गो थ्रू कर सकते हैं। इस वीडियो का जो मेन एम है वो है आपकी ट्राइंगल्स की रिवीजन। तो इस जो वीडियो का पेस रहेगा वो थोड़ा फास्ट रहेगा। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले यू शुड नो ट्राइंगल्स क्या होते हैं। ट्राइंगल्स मतलब कि वो फिगर जिसकी कितनी हो, जिसकी 3 साइड्स हो, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, ठीक है, 3 साइड्स हो एंड उसके अंदर क्या होते हैं 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। ऑल्सो आपको पता होना चाहिए, छोटे क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो कि तीनों के तीनों जो एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है 180, जिसे क्या बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। इस चैप्टर में हमने बात करनी है कि ट्राइंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर कैसे होते हैं। जैसे 9th में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, यहाँ हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो जैसे मैं वर्ड यूज कर रही हूँ सिमिलैरिटी, तो सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है कि वो दो फिगर्स जिनकी जो शेप हो वो सेम हो, ठीक है, और उनका जो साइज है वो सेम भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है, डजंट मैटर, बट जो सिमिलर है हम उन्हीं को कहेंगे जब उनकी शेप क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। शेप से मतलब क्या है, हम कह सकते हैं, अगर हम मैथ की लैंग्वेज में बात करें तो हम एंगल की बात कर सकते हैं, ठीक है, कि उनके जो एंगल्स होते हैं वो सेम होने चाहिए और उनकी जो साइज है, डिफरेंट जो लेंथ होती है वो डिफरेंट भी हो सकती है। अब कुछ फिगर्स ऐसी लेते हैं जिससे आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ये एक छोटा सर्कल, ये एक बड़ा सर्कल है, तो दोनों सर्कल छोटा साइज बड़ा साइज डजंट मैटर, बट ये क्या है, सिमिलर है, ठीक है। फिर ये एक स्क्वायर, ये एक छोटा स्क्वायर, ये एक बड़ा स्क्वायर, ठीक है। छोटा बड़ा साइज है, कोई बात नहीं, सेम शेप है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सभी के सभी क्या है 90 डिग्री के एंगल्स हैं। बात वही आ गई ना, शेप सेम मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उनके एंगल सेम है। तो ये क्या हो गए, सिमिलर फिगर्स हो गए। सिमिलरली एक यहाँ पे मैं एक बात करती हूँ ट्राइंगल की। ये रहा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये रहा एक दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बताइए, जिसकी तीनों साइड्स एक तो इक्वल होंगे और सभी के सभी एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, है ना। ये हो गए 60 60 60। तो क्या है, अब ये छोटा और ये बड़ा, बट दोनों के एंगल्स क्या है, सेम सेम है, यानी कि सेम शेप हो गई, राइट। तो ये भी क्या हो गए, सिमिलर। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया कि सभी सर्कल सिमिलर होते हैं, सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं और सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन रेडी होता है। क्या आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर डैश, नंबर 1 कॉन्ग्रुएंट, नंबर 2 इक्वल, नंबर 3 सिमिलर, नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब सिमिलर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और सर्कल्स आर सिमिलर। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या सभी रेक्टेंगल्स भी सिमिलर होते हैं, तो उसका आंसर है यस। कैसे, आप देख सकते होगे। अगर मान लीजिए चाहे ये है रेक्टेंगल है, चाहे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये इसका साइज डिफरेंट है, इसका साइज डिफरेंट है। अब आप कहेंगे भाई इसकी तो शेप भी डिफरेंट है। जी नहीं, शेप डिफरेंट नहीं है। क्यों? मैंने तो इसको खड़ा कर दिया, इसको हम ऐसे लिटा भी सकते हो, तो शेप तो सेम हो जाएगी। शेप से मेन मतलब क्या है, आपका एंगल से है। तो एंगल यहाँ पर भी सभी एंगल्स क्या होते हैं रेक्टेंगल के, 90 डिग्री 90 डिग्री, है ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर। सभी के सभी रेक्टेंगल्स भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे मेन चैप्टर पे, दैट इज ट्राइंगल्स। तो हम अब बात करेंगे मेन ट्राइंगल्स की। तो अगर मैं इस ट्राइंगल चैप्टर का आपको ओवरव्यू दूं तो मेन टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके 4 टाइप के जो कॉन्सेप्ट है उससे बेस्ड ही क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू के। सबसे पहली बात आती है बीपीटी की,
व्हाट इज बीपीटी? दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अभी तक हम बात कर रहे थे ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थेल्स थ्योरम। लेट अस डिस्कस क्या होती है और उसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला और इंटरेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। वो क्या कहती है थ्योरम? वो कहती है कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, मैं कोई एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और ये लाइन अगर किसी एक लाइन के ट्राइंगल के पैरेलल हो जाए, यानी कि ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इसके पैरेलल है, तो क्या कहती हैं? वो कहते हैं कि बाकी जो दो लाइंस होंगी वो इक्वल रेशो में कट होंगी। दैट मीन्स कि अगर आपको गिवन हो कि लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या लिख सकते हो कंक्लूजन के अंदर? कंक्लूजन में क्या लिखेंगे आप कि बाकी दो साइड्स का जो रेशो है वो क्या है, इक्वल है, रेशो इक्वल है, ये याद रखेंगे, रेशो इक्वल। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक ट्राइंगल ले लिया इस तरीके से, मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली, ओके। लेट इट बी ए बी सी एंड डी ई। ये हमें गिवन है कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, या हमें बोल दिया गया है कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो ये चीज आ गई गिवन में, पैरेलल गिवन में आ गया, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, बीपीटी। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं कि ये इसका रेशो इसके रेशो के इक्वल होगा। कैसे? एडी बाय डी बी इक्वल होगा एई बाय ईसी के। ऑन द अदर हैंड इसका कन्वर्स भी है। कन्वर्स क्या कहता है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स का रेशो इक्वल हो जाए तो साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जैसे मैं क्या लिख रही हूं, गिवन क्या है हमें कि रेशो इक्वल हो जाए दो साइड्स का, तो जो साइड्स होंगी, कंक्लूजन क्या कहेगा, जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। वही इसी की अगर इसी ट्राइंगल की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हमें ये दे दिया जाता है कि जो एडी है और डीबी है एई बाय ईसी है, ठीक है, इनका रेशो अगर हमें इक्वल गिवन दे दिया है तो हम यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि पैरेलल है तो रेशो में है बीपीटी, अगर रेशो में है तो पैरेलल है, ये हो गया आपका कन्वर्स। बट इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से आता है? तो पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है कि आपको एक ट्राइंगल दे दिया गया है, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पर ये एक दे दी गई है, और टेढ़ा कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, डिफरेंट कर दिया उन्होंने। ये मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये डी और ये है ई, सब नेमिंग भी उल्टी सीधी कर दी उन्होंने, राइट। अब उन्होंने क्या कहा, ये दे दी उन्होंने 3, ये दे दी उन्होंने 2, ये दे दी उन्होंने 6 और ये दे दिया x, फाइंड x। और हमें क्वेश्चन दे रखा है EC जो है वो पैरेलल है AD के, फाइंड x फाइंड करना। तो x क्या बता रहा है, 2 तो ये साइड हो गई, 3 ये साइड होगी, 6 ये साइड होगी और x ये साइड होगी, और हमें क्या दे दिया, EC पैरेलल है किसके, AD के। तो जैसे ही हमें पैरेलल दे रखा है, पैरेलल जैसी आया तो हम ये वाली बीपीटी लगा सकते हैं, रेशो लगा सकते हैं, क्योंकि हमें रेशो ही फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें ऑप्शन भी दे दिए हैं 6, 4, 9 एंड 12। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व में हमें गिवन है कि EC जो है वो पैरेलल है AD के, ये साइड इस ये लाइन इस साइड के पैरेलल है, यानी कि ये लाइन जो है बाकी दो को जो कट कर रही है वो इक्वल रेशो में कट कर रही है। तो आप रेशो कैसे लिख सकते हो, ये रेशो इसके साथ ये इसका रेशो कैसे लिखेंगे हम, बाय बीपीटी रेशो लिख दीजिए, AE बाय EB इज इक्वल टू DC बाय CB, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दीजिए, AE की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, EB की वैल्यू 3 दे रखी है, DC आपको फाइंड करना है, दैट इज x एंड BC इज 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 12,
कैंसिल होके कितना आ गया 4। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे मैं चेंज अगर कर देती हूँ, अब उन्होंने क्या किया, ये सी डी को तो एक्स कह दिया, ठीक है, और आपको बोल दिया गया फाइंड वाई, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ इसी से रिलेटेड कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। यहाँ तक तो चलिए ये चीज कर ली, सिंपल सा था, आपने फाइंड कर लिया। अब वहां पे क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई कैसे फाइंड करेंगे, एक्स तो आपने फाइंड कर लिया, चलो बीपीटी लगा के। नाउ व्हाट इज वाई, वाई इज कंप्लीट बीडी, ठीक है। तो वाई क्या है आपके पास, बीसी प्लस सीडी। बीसी इज 6 एंड सीडी कितना आया एक्स, एक्स कितनी आई है 4, तो ये हो गया आपका 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपसे ऊपर इसके अलावा पूछा जा सकता है, जहां पर तो बीपीटी लग गई, उसके अलावा आपसे जैसे थोड़ा सा आईक्यू का और बढ़ा के पूछा जा सकता है। ये तो हो गया बेसिक। इससे अलावा एक एडवांस क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें फिर से दे रखा है डीई जो पैरेलल है वो बीसी की है, पैरेलल है दैट मीन्स बीपीटी लग सकती है। बीपीटी लगाएंगे तो कैसे लगेगी, ये इसके पैरेलल है तो ये इसका रेशो क्या हो जाएगा, सेम। क्या लिखेंगे हम, AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x, राइट। तो हम सबकी क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर। AD क्या है x, DB क्या है x माइनस 3, AE क्या है x प्लस 3 एंड EC क्या है x माइनस 2। अब हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। जैसे x इंटू एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 3, x यहाँ मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ क्या बन जाएगा फॉर्मूला, दिस इज a माइनस b and a plus b which is equal to a square minus b square, where a is x and minus b is 3। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, राइट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते होगे, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया आपके पास माइनस 2x माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, ये मल्टीप्लाई का है, यहाँ आके इंटू क्या हो जाएगा डिवाइड का, 9/2 that is equal to 4.5। So option B is correct। ये तो क्वेश्चन था सिर्फ x तक फाइंड करने का, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता कि कोई भी साइड पूछ ली जाती, जैसे कि मान लीजिए अब पूछ लिया जाता फाइंड AE पे बताइए, तो AE क्या दे रखी है x प्लस 3, x आप निकाल चुके हैं 4.5 और 3 प्लस कर दे तो क्या हो जाता 7.5। सिमिलरली AC पूछ ली जाती तो आप क्या करते, AC क्या होती, AC होती है आपकी AE प्लस EC। AE क्या है x प्लस 3 और EC क्या है x माइनस 2, तो ये क्या हो गया 2x 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो अब x की जगह पे आप 4.5 पुट करके सॉल्व कर लेते, 2 इंटू 4.5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 10। तो आप इस तरीके से x फाइंड करने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि कोई भी एक साइड फाइंड करके बताओ, तो वहां पे आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक ट्रायंगल दे दिया गया है आपको और दिया है DE पैरेलल है BC के, जैसे ये दे रखा है वी नो दैट BPT लगेगी, बट आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार। और हमें दे रखा है AD बाई DB का रेशो दे रखा है 4/7। ओके, तो अगर हम पैरेलल हैं तो हमें रेशो में लिख सकते हैं, रेशो क्या था AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, है ना। ये हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, जिसके अंदर से हमें ये दे रखा है। ओके, और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है कि AC जो है वो 6.6 है। अब ये देखिए कंप्लीट साइड दे दी है आपको 6.6 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है AE, हमें AE फाइंड करनी है। तो AD बाई DB की जगह पे 4/7 आ जाएगा। AE हमें फाइंड करनी है, राइट। और EC नहीं दे रखा, हमें EC की बजाय क्या दे रखा है AC दे रखा है। तो अब सोचिए इसको हम क्या कर सकते हैं। देखिए कंप्लीट हमें दे रखा है 6.6 सेंटीमीटर। अगर मैं इस पोर्शन को x मान लूं कि हाँ जी ये पोर्शन x है, तो ये कितना हो जाएगा 6.6 माइनस x हो जाएगा, पूरे में से ये माइनस हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसी को 6.6 माइनस x, बस AE की जगह पे आ जाएगा x और EC की जगह पे क्या आ जाएगा 6.6 माइनस x। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सॉल्व करके आपका x आ जाएगा। तो इस तरीके से कई बार आपको कंप्लीट साइड भी दी जा सकती है।
और एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगी, सॉल्व करते टाइम बच्चे यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं, उनको दिखता है सिर्फ 4 × 6.6 और x को भूल जाते हैं। इसका पूरे का मतलब है 4 को हम पूरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये हो जाएगा 7x। तो ये होगा 26.4 माइनस 4x, ये होगा 7x, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 7x प्लस 4, ये हो गया 11x, यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 26.4 डिवाइड बाय 11, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.4 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज बीपीटी एंड बीपीटी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आता है सिमिलैरिटी का, कि हम ट्राइंगल्स को सिमिलर कब कहेंगे, उनकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, और उसके एंगल्स और साइड्स के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस भी करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी। तो जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिया है, ये एक ट्राइंगल है XYZ जिसमें एंगल X है 60, Z है 30 और Y है 90, और ये है साइड 3, ये है 4 और ये है 5। सिमिलरली एक और ट्राइंगल हमने लिया है ABC जिसके अंदर AB साइड है 6, BC है 8 और AC है 10। सिमिलरली एंगल A जो है वो 60 है, B 90 है, C 30 है। अब हमें चेक करना है इन ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी। अब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर तब होते हैं जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब यहाँ हम चेक करते हैं कि ये दोनों कंडीशंस अप्लाई होंगी या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास सिमिलैरिटी के लिए सबसे पहले हम साइड्स का रेशो देखते हैं। तो साइड्स के रेशो के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो पहली ट्राइंगल की सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है। सबसे बड़ी वाली साइड है 5, दैट इज XZ। तो हम यहाँ से ले लेंगे XZ और फिर हम यहाँ से देखेंगे इसकी सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, दैट इज 10, वो क्या है AC। तो बड़ी वाली साइड का रेशो बड़ी वाली साइड के साथ चेक करेंगे, तो XZ का हम चेक करेंगे AC के साथ। तो ये है 5, ये है 10, कैंसिल होके आ गया 1/2। ओके, नेक्स्ट फिर हम देखेंगे सबसे छोटी वाली। अब इसमें सबसे छोटी वाली साइड क्या है, 3, दैट इज XY। तो ये हो गया XY। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी साइड कौन सी है, 6, दैट इज AB। तो अब AB का रेशो चेक कर लेंगे, ये हो गया 3, ये हो गया 6, कैंसिल होके आ गया 1/2। नेक्स्ट अब जो बच गई है YZ और यहाँ पे बच गई है BC। तो दोनों का चेक कर लेंगे, 4/8 दैट इज अगेन इक्वल्स टू 1/2। तो आप देख सकते हैं साइड्स का रेशो इक्वल आ चुका है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आ चुका है इक्वल। हमने कैसे किया, सबसे पहले बड़ी वाली का रेशो, फिर सबसे छोटी वाली का रेशो, फिर जो बच गया उसका रेशो। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं XZ/AC इक्वल्स टू XY/AB इक्वल्स टू YZ/BC। ये तो हो गया आपके पास क्या, साइड्स का रेशो। तो ये तो आपने चेक कर लिया। अब हमें क्या देखना है, ये तो हमने साइड की बात कर ली, अब हम एंगल्स देखेंगे। अब अगर हम एंगल्स देखते हैं तो देखिए सबसे बड़े वाला एंगल कौन सा है। सबसे बड़े वाला एंगल फर्स्ट में है Y, तो एंगल Y। इधर कौन सा सबसे बड़े वाला है, एंगल B। दोनों क्या है, 90-90 है, दैट मीन्स दोनों इक्वल हो गए। तो एंगल Y इक्वल हो गया एंगल B के। नेक्स्ट देखिए सबसे छोटे वाला Z, तो ये हो गया 30 डिग्री। एंगल Z इक्वल्स टू, यहाँ पे सबसे छोटे वाला भी 30 है, दैट इज C। एंगल Z इक्वल हो गया एंगल C के। नेक्स्ट बीच वाला देखिए एंगल 60 है, दैट इज X। तो एंगल X इक्वल हो गया यहाँ पर 60 के, दैट इज एंगल A। तो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपको पता चल गए, ये 90 के हैं, ये 30 के हैं और ये 60 के। तो हमने एंगल्स भी चेक कर लिए, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी चेक कर ली। अब आती है नेमिंग की बात। हम नेमिंग कैसे करेंगे, मैं आपको यहाँ पर नेमिंग दो तरीके से सिखाऊंगी। पहली नेमिंग मैं साइड्स के अकॉर्डिंग सिखाऊंगी, दूसरी नेमिंग मैं आपको सिखाऊंगी एंगल्स के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। पहले एंगल्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, बहुत ईजी है। एंगल्स के अकॉर्डिंग सबसे इजी क्या है, जो जैसे जैसे इक्वल दे रखा है वैसे वैसे इक्वल लिख दो। जैसे पहला क्राइटेरिया YZX था, तो YZX विल बी सिमिलर टू, दिस इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलर टू ट्राइंगल Y के इक्वल आया B, Z के इक्वल आया C, X के इक्वल आया A। तो जैसे जैसे आपने चेक किया वैसे वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो क्या करो, ट्राइंगल आपको अच्छा नहीं लग रहा कि YZX है, हम XYZ लेते हैं, तो कोई बात नहीं,
XYZ ले लेते हैं। सिमिलर टू, अब x के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आया है A, तो यहाँ के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा A। y के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा आया है B, तो y के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा B। z के कॉरेस्पॉन्डिंग आया है C, तो z के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा C। ठीक है, तो आप इस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं। बट अगर आपने ऐसे लिख दिया कि ट्राइंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCA, या कोई और लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x जो है वो a के इक्वल है और यहाँ x के इक्वल यहाँ पे b दिखाया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस तरीके से नेमिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये तो हो गई आप लोगों की एंगल्स के अकॉर्डिंग नेमिंग, जो बहुत इजी थी। सिमिलरली हम साइड के अकॉर्डिंग, अगर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, ये इंफॉर्मेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम नेमिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है। कैसे? पहले इन दोनों के अंदर देखिए कॉमन क्या है, इनमें और इसमें क्या कॉमन है, ऊपर ऊपर x कॉमन है, तो पहले हमने लिख दिया x। ठीक है, बीच में सिमिलर का साइन, यहाँ पे ट्राइंगल, अब नीचे क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, a, तो यहाँ पे लिख दिया हमने a। ठीक है, पहले ट्राइंगल का x मिल गया, दूसरे ट्राइंगल का a मिल गया। आगे अब नेक्स्ट में दो में देखिए, इन दो में क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है ऊपर, तो हमने y लिख दिया। नीचे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, तो इधर b लिख दिया। ठीक है, अब क्या बच गया, x y इसके बाद z ही बचा, a b के बाद क्या बचा, c बचा। तो देखिए वही नेमिंग आ गई। तो आप इसको शफल भी कर सकते हो। ट्राइंगल ZYX जो होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल, अब z के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था, c, तो c लिख दो। y के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था, b, तो b लिख दो। x के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था, a, तो यहाँ लिख देंगे हम a। ठीक है, तो आप नेमिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने क्या लिखना है, उसकी साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिखनी है। ठीक है, सिमिलरली आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सोचिए अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाता है सिमिलैरिटी के लिए, तो आप क्या सारी चीजें देखोगे, साइड्स भी देखोगे और एंगल्स भी चेक करोगे? क्या कई बार क्या होता है, आपको आधी इंफॉर्मेशन दी, आधी इंफॉर्मेशन नहीं भी दी हुई है। कई बार एंगल्स उड़ा देंगे, सिर्फ साइड्स दे देंगे, या कई बार साइड्स उड़ा देंगे और एंगल्स दे देंगे। तो फिर आप कैसे बताओगे कि ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं, है ना? तो उसी के लिए जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्राइटेरियाज क्रिएट करे कि किन क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं ये नहीं है। चलिए अब क्राइटेरियाज पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करती हूँ, ये दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, इसको नाम दे दिया आपने A B C और ये है D E F। हम सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। मैंने अभी तक आपको क्या बोला था, सिमिलर का मतलब क्या होता है, सेम शेप या साइज डिफरेंट भी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ हमें साइज का भी कंफर्म नहीं हो रहा और हमें शेप का भी कंफर्म नहीं हो रहा। इन शॉर्ट, शेप का मतलब क्या था, शेप का मतलब था एंगल्स से, राइट? तो अगर हमें यहाँ पे एंगल्स दिए हो तो हम वो देखकर बता सकते हैं कि ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेती हूँ एंगल्स के, तो अब मैंने यहाँ पे एंगल्स, यहाँ पे एक तरीके से एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या है। ये रहा 40। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे छोटे वाला एंगल ढूंढिए। इस पूरे ट्राइंगल में सबसे छोटे वाला 40 है, यहाँ सबसे छोटे वाला 40 है। अच्छा, एक एंगल इक्वल हो गया। ओके, नेक्स्ट। फिर सबसे बड़ा वाला देख लीजिए, सबसे बड़े वाला 80 है, यहाँ सबसे बड़े वाला 80 है। ओके, दोनों में दोनों एंगल इक्वल हो गए। अच्छा, अब थर्ड देखते हैं, जो बच गया और यहाँ जो बच गया वो भी इक्वल है। तो आप देख सकते हैं तीनों के तीनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। जैसे ही तीनों एंगल्स इक्वल हुए उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये है कि इनकी शेप क्या है, सेम है। जैसे ही शेप सेम आ गई कोई दिक्कत नहीं है, साइज छोटा बड़ा हमें नहीं पता और हमें तो यहाँ साइड्स पता भी नहीं है, इट्स ओके, बट शेप सेम हो गई। क्यों? क्योंकि एंगल्स इक्वल हो गए। तो मैं कह सकती हूँ कि ये दो ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो यहाँ तक भी बच्चे कर लेते हैं कि हाँ जी दो ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर देखने थे, देख लिए सिमिलर। बट प्रॉब्लम आती है कि भाई हम लिखें कौन सा ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल के सिमिलर है, राइट? सबसे पहली बात, सिमिलर जो साइन होता है वो ये वाला साइन होता है, राइट? तो इसको हम लिखते कैसे हैं? सबसे पहले देखिए, हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर ट्राइंगल जो मर्जी लिख लो, ABC लिख लो,
ठीक है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब मेन बात आती है ये ट्राइंगल किस ट्राइंगल के सिमिलर है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे हमें देखते हैं एंगल्स किसके इक्वल है। जैसे कि यहाँ हमने पहले ए लिखा है, ए एंगल 80 डिग्री है यहाँ पर, है ना। इस ट्राइंगल में 80 डिग्री कौन सा है, ये वाला है, दैट इज ई। तो ए जो है वो ई के इक्वल है, ए जो है वो ई के इक्वल है, दोनों 80 80 है। तो यहाँ पर फर्स्ट पे ए था, यहाँ फर्स्ट पे आ जाएगा ई। नेक्स्ट देखिए, फिर हमने यहाँ पे बी लिख दिया, तो बी 60 डिग्री है। यहाँ देखिए 60 डिग्री कौन सा है, ये वाला सी है, यानी कि बी जो है वो डी के इक्वल है। तो यानी कि अब सेकंड प्लेस पे बी था, तो यहाँ सेकंड प्लेस पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। लास्ट सी 40 है, यहाँ एफ 40 है, तो यहाँ सी लिखा है, तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा एफ, राइट। तो इस तरीके से हम नेमिंग लिखते हैं। कई बच्चों को क्या लगता है ABC DEF, क्यों, क्योंकि वो एक राइम बन रही है, क्योंकि हमने ऐसे ABCD पढ़ रखी है। तो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट है आपकी नेमिंग, जो एंगल जिसके इक्वल है आपने उसके सामने वही एंगल लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गई एंगल्स की बात, इसे हम बोलते हैं बाय ए क्राइटेरिया। क्राइटेरिया, यस, सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। यहाँ हमने पहला पढ़ा है एंगल्स का, मैं यहाँ पर क्राइटेरियाज लिख रही हूँ। अब हम सिर्फ एंगल से नहीं, हम सिर्फ साइड से नहीं, हम दोनों से बता सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। अगर आपको एंगल्स दिए होंगे तो भी आप निकाल सकते हो कि हाँ जी ये सिमिलर है या नहीं है। अगर आपको सिर्फ साइड्स दिए होंगे तो भी आप निकाल सकते हो, और अगर आप दोनों को मिक्स मैच दे रखा है तो भी आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 क्राइटेरियाज हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि अगर एक ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हैं, तो दैट मीन्स वो क्या है, सिमिलर है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, साथ लगते हुए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग लिखे हैं, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग है ई, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग है डी, और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग है एफ, राइट। ओके, तो अब नेक्स्ट आता है ए बहुत ईजी है, इससे भी इजी है। क्या इजी है कि अगर आपके 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे को ये 60 ना दिया होता, यहाँ मेरे को ये 60 ना दिया होता, ठीक है, तो मैं देखती अच्छा ए जो है वो ई के इक्वल है, ओके, सी जो है वो एफ के इक्वल है, अच्छा, तो दैट मीन्स थर्ड वाला ऑटोमेटिकली इक्वल ही होगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। देखिए अगर इन दोनों को हमने प्लस किया 120, 180 में से हम माइनस करेंगे तो ये 60 ऑटोमेटिकली आएगा, यहाँ पर भी 60 ऑटोमेटिकली आएगा वो, राइट। तो वो हमें शो करने की जरूरत नहीं होती। अगर 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं तो भी हम क्या कहेंगे कि क्या है, वो सिमिलर है। तो ये दोनों तो होगी एक दूसरे से रिलेटेड। नेक्स्ट आपके पास आती है SSS। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपके पास जैसे ये 2 ट्राइंगल्स से रखे, मैं इसको नाम दे देती हूँ ABC, इसको नाम देते हैं X, Y एंड Z। ये 2 ट्राइंगल्स हैं। अब यहाँ पर हमें एंगल्स नहीं दिए हुए, राइट, हमें यहाँ एंगल्स नहीं दिए हैं, हमें यहाँ पे साइड्स दी हुई हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल्स का मतलब क्या था, सेम शेप या डिफरेंट साइज हो जाए, डजेंट मैटर। साइज में हमें पता चल रहा है कि बड़ा है, ये छोटा है, कोई बात नहीं, हमें तो शेप देखनी है। शेप हम कैसे देख सकते हैं, हम शेप का थर्ड क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, दैट इज SSS, यानी कि तीनों साइड्स का रेशो देख सकते हैं। अगर तीनों साइड्स का रेशो हमारा इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये और इसके सिमिलर है। जैसे कैसे देखेंगे हम, सबसे पहले बड़ी वाली साइड देखिए, बड़ी वाली साइड इसके अंदर कौन सी है, 4 है, तो हम देखते हैं 4, BC हो गया 4, और इसके अंदर सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, YZ, तो YZ ये हो गया आपका 8, तो क्रॉस कर दीजिए, ये आ गया आपका 1/2। अब सबसे छोटी वाली साइड देख लीजिए, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर सबसे छोटी वाली साइड 4 है, तो यहाँ पर ये हो गया AC और ये हो गया XY। इसका रेशो देख लेते हैं, 2/4, ये भी कैंसिल होके आ गया 1/2। अब जो बच गई उसका देख लेते हैं, 3 and 6, ये हो गया AB और ये हो गया XZ इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 3/6, दैट इज 1/2। तो आपने यहां से ये चीज देखा कि इसका रेशो, इसके रेशो और इसका रेशो, तीनों का रेशो क्या है, बिल्कुल सेम है। अब मेन बात आती है इसकी नेमिंग की। नेमिंग कैसे की जाए, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा क्या क्या रेशो सेम आया। जैसे कि हमारी AB
जो है उसका रेशो हमने निकाला था एक्स जेड के साथ, तो हमने लिख दिया ए बी बाई एक्स जेड। फिर हमने लिख दिया चाहे जो सा मर्जी लिख लीजिए, चाहे बी सी बाई वाई जेड ले लिया हमने, फिर ए सी बाई एक्स वाई लिख लिया। ठीक है, हमने इन तीनों का रेशो जो है वो क्या निकाला है, सेम निकाला है, राइट। ये तीनों इक्वल आ गए। अब इससे हमने नेमिंग करनी है, इसकी नामकरण करना है कि कौन सा ट्राइंगल किस ट्राइंगल के सिमिलर है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लीजिए, इसमें देखिए ऊपर देखिए दोनों में से क्या चीज कॉमन है, ए बी बी सी, बी कॉमन है, तो सबसे पहले पता चल गया हमारा जो बी है उसे लिख लेते हैं पहले, तो ट्राइंगल बी। ओके, उसके बाद नीचे देखिए कौन सा कॉमन है, दोनों में z कॉमन आ रहा है, इस सिमिलर टू ट्राइंगल पहले वाले में क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो यहां से पहले में b आ गया, नीचे से पहले में z आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में पहले दो में देख लिया, अब लास्ट के 2 में देख लीजिए। लास्ट के 2 में ये और ये c कॉमन है, तो नेक्स्ट b के बाद c लिख दीजिए। अब नीचे देख लेते हैं दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो इसमें y लिख लीजिए। अब बच क्या गया, a तो बच गया, फर्स्ट ट्राइंगल में a बच गया, नेक्स्ट ट्राइंगल में x बच गया। तो यहां से आपको पता चल गया BCA जो है वो सिमिलर है ZYX के बाय विच क्राइटेरिया, SSS क्राइटेरिया। एक और चीज, अगर पेपर में आपको ऐसे नहीं लिखा होता, आपसे ऐसे लिख लिया जाता है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल X Z एंड Y, तो ये क्या ठीक है, क्या ये ऑप्शन ठीक आएगा? आप बता सकते हैं मेरे को इस चीज के बारे में। देखिए हमने क्या देखना है कि किस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल लिखा है। जैसे मैं देख सकती हूँ फर्स्ट वाले से मैं क्या ऑब्जर्व कर सकती हूँ, जो मैंने निकाला था, हमने जो नामकरण करा था, इससे मैं क्या ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि एंगल B जो है वो एंगल Z के इक्वल है, एंगल C जो है वो एंगल Y के इक्वल है, और एंगल A जो है वो एंगल X के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगर मैंने A लिखा है तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग X लिखा है, राइट। फिर B के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर Z लिखा है, एंड C के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर Y लिखा है। यस, तो यानी कि ये भी क्या है हमारा करेक्ट है। इनका जो ऑर्डर है वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे चाहे BCA लिखा हो चाहे ABC लिखा हो, फर्क किससे पड़ता है कि हमने जो नेक्स्ट ट्राइंगल लिखा है उसके जो एंगल्स हैं वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखे हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख देती कि ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ, तो क्या ये ठीक होता? A के कॉरेस्पॉन्डिंग X है, करेक्ट, B के कॉरेस्पॉन्डिंग Z है, बट यहाँ B के कॉरेस्पॉन्डिंग Y लिखा है, तो ये हो जाती नेमिंग आपकी रॉन्ग। तो सेम चीज आपकी यहाँ पर भी अप्लाई होती है। ABCDEF के है तो A इक्वल है E के, B इक्वल है D के, C इक्वल है F के। आप इसको शफल करके भी लिख सकते हो, बट कंडीशन क्या है, A के कॉरेस्पॉन्डिंग E रहना चाहिए, B के कॉरेस्पॉन्डिंग D और C के कॉरेस्पॉन्डिंग F रहना चाहिए। जैसे मैं एक लिख कर दिखा देती हूँ आपको, ट्राइंगल CBA इज सिमिलर टू, अब C के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे F, तो पहले F, B के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे D, तो फिर D, A के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे E, तो ये हो जाएगा E। तो ये इस तरीके से नेमिंग हो जाएगी। तो ये हो गया आपका वो क्राइटेरिया जब आपको तीनों साइड्स गिवन हो। डन। तो एंगल्स दे रखे हैं तो भी हम निकाल सकते हैं कि सिमिलर है या नहीं है, और उनकी नेमिंग भी कर सकते हैं। सिमिलरली साइड्स दे रखी हो तो उनको भी हम फाइंड कर सकते हैं कि वो सिमिलर है या नहीं है, और साथ में उनकी नेमिंग भी कर सकते हैं। अब अगर हमें दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है, साइड और एंगल का कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स डिस्कस। तो अब आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है साइड्स का एंड एंगल का, ठीक है। तो हम सबसे पहले एंगल की तरफ फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमें कौन सा एंगल दे रखा है, यहाँ हमें एंगल दे रखा है B और यहाँ हमें एंगल दे रखा है E। दैट मीन्स दोनों के दोनों क्या है, 100-100 है, यानी कि हमें यहाँ से पता चल गया कि एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल E के। ओके, एक इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई। अब क्या करना है, अब हमें देखनी है साइड्स। साइड्स में देखेंगे हम सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, इसमें 10 है, और इसमें सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, 5 है। ओके, तो ये हो गई 10 और ये हो गई 5। अब इनका हम क्या ले लेंगे, रेशो ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर है आपके पास AB और यहाँ पे है आपके पास DE, इसका रेशो निकाल लेते हैं। ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये आ गया 2/1। ओके, अब नेक्स्ट में BC एंड EF,
तो BC EF, ये हो गया 5 और ये हो गया 2.5, कैंसिल करके ऊपर 0, ये आ गया 2/1, ये भी आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल और उसके साथ लगती हुई दो साइड्स का रेशो इक्वल है, तब हम यहाँ कहीं लगाएंगे SAS, यानी कि एक एंगल और उसके साथ लगती हुई दो साइड्स का रेशो इक्वल, तब हम बोलेंगे इन दो ट्रायंगल्स को क्या है, ये सिमिलर है। अब मेन बात आती है इसकी नेमिंग के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसका रेशो इक्वल लिख देते हैं कि AB/DE इक्वल हो गया BC/EF के। एक तो ये इंफॉर्मेशन है और एक ये इंफॉर्मेशन है। अब इससे हमें नेमिंग करनी है, क्या करेंगे, हम पहले लिख देते हैं ट्राइंगल, हमें क्या दे रखा है, B = E, राइट। तो हम पहले लिख देते हैं, चाहे ABC लिख दो, पहले वाला तो आप ट्राइंगल कोई भी लिख सकते हो, इज सिमिलर टू। अब हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखनी है, ठीक है। तो B जो है वो E के इक्वल है, वो तो हमें पता ही है, तो सेकंड प्लेस पे आ जाएगा E। हमें क्या ढूंढना है, फर्स्ट प्लेस एंड लास्ट प्लेस, यही ढूंढना है। ओके, देखते हैं। अब अगर हम फर्स्ट पे देखें, फर्स्ट पे B आ गया E के इक्वल, क्या बच गया, AD, यानी कि A जो होगा वो किसके इक्वल होगा, D के, यानी कि A की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, D लिख सकती हूँ। सिमिलरली जब इसको देखें हम, तो B तो इक्वल हो गया E के, अब C के प्लेस पे क्या लिख सकती हूँ मैं, F लिख सकती हूँ, तो ये DE यहाँ हो जाएगा F। तो दैट मीन्स इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला, ये तो हो गया बाय SAS, ठीक है। क्या कंक्लूजन निकला कि एंगल A इक्वल होगा एंगल D के, B तो E के हमें ऑलरेडी दे रखा था, और C हो गया हमारा F के इक्वल, राइट। अब यहाँ पर ना एक छोटी सी चीज है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल पेपर में आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और वो बोलते हैं कि क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है, तब आप देखेंगे भाई हमें दो साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, तो डेफिनेटली SAS लगेगी। अच्छा ठीक है, तो लगाएंगे हम SAS। देखा हमने एंगल, तो एंगल 60 था, एंगल 60 था, अरे वाह, पहला काम खत्म। फिर हमने दोनों देखी साइड्स, ये 2 थी, ये 2 थी, कैंसिल होके आ गया 1, ये 3 थी, ये 3 थी, कैंसिल होके आ गया 1, अरे वाह, काम बन गया हमारा, ये हो गया हमारे सिमिलर, है ना। क्योंकि हम MCQs फटाफट से कर रहे हैं, हमारा टाइम ना वेस्ट हो, तो हमने देखते ही ना सॉल्व करने की कोशिश करी, हमने कर दिया यस, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, राइट। बट यहाँ पर बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करने वाले हो आप कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखना इस चीज को। इस एंगल के साथ लगती हुई दो साइड्स हैं 2 और 3, बट इस एंगल के साथ लगती हुई साइड्स 2 और 3 नहीं है, ये अलग साइड्स हैं, राइट। तो ये वाला एंगल हमें नहीं दिया हुआ, कोई और भी हो सकता है, 60 भी हो सकती है, हमें नहीं पता, बट ये जो है वो साथ लगती हुई साइड्स इसकी नहीं है। इसके लिए आपको क्या मेन होना चाहिए कि दोनों साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए, तभी हम लिखते हैं SAS, दोनों साइड्स का रेशो और उसके बीच वाला एंगल, ठीक है। ये दो साइड्स तो हैं बट इसके बीच वाला एंगल नहीं है, ये एंगल साइड में है, तो दैट मीन्स ये सिमिलर नहीं होंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो अब ये बात हो चुकी है आपकी सिमिलैरिटी की। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सभी क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड एक एक क्वेश्चन करेंगे हम फटाफट से। तो जैसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके लिए हमें फर्स्ट ट्राइंगल में 3 एंगल्स दे रखे हैं और सेकंड ट्राइंगल में सिर्फ 2 एंगल हमें दे रखे हैं, तीसरा नहीं दे रखा, ठीक है। अगर तीसरा नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, हम तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो गो फॉर इट, अगर आपके पास MCQs में इतना टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर 2 एंगल्स भी हमारे इक्वल हो जाते हैं तो भी तो हम उसको सिमिलर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड क्राइटेरिया। फर्स्ट क्या कहता था, या तो तीनों एंगल्स इक्वल हो, सेकंड क्या कहता था, या 2 एंगल्स इक्वल हो जाए तो ही कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 तो है ही हमारे पास, 2 को कंपेयर कर लेते हैं हम, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 से काम चलाते हैं क्योंकि हमारे पास MCQ सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता, हमें टाइम सेव करना है। तो स्टार्ट करते हैं विद ABC। इसमें देखिए सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 80 डिग्री है, एंड XYZ में बड़ा एंगल कौन सा है, 80। अब यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं आप कि यहाँ बड़ा भी तो हो सकता था, हमें तो नहीं पता, है ना, बड़ा भी हो सकता था, बट यहाँ अगर 80 लिखा है, यहाँ पे भी तो 80 लिखा है, हमारा तो सेम हो गया ना एक तरीके से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल हमारा B आ गया एंगल Y के इक्वल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब छोटा देख लेते हैं, सबसे छोटा ये है 40, बट यहाँ तो 40 नहीं है, यहाँ 60 है,
क्या 60 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो ये हो गया 60, ये हो गया 60। दैट मीन्स C आ गया आपका x के इक्वल, एंगल C आ गया आपका एंगल x के इक्वल। दो एंगल आपके इक्वल आ चुके हैं, यानी कि AA तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है ना। तीसरा एंगल आया नहीं आया कोई बात नहीं, वो ऑटोमेटिकली हमारा इक्वल ही होगा, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से वो इक्वल ही होगा। अब मेन बात आती है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इन चारों ऑप्शन में से आपको कोई एक करेक्ट करना है। तो अब हम सबसे पहले अपनी नेमिंग लिख लेते हैं। हमारा आया है B आया है y के इक्वल, C आया है x के इक्वल, और डेफिनेटली हमारा A जो होगा वो किसके इक्वल होगा, Z के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, हम ऐसे लिख देते हैं, ट्राइंगल BCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल YXZ। दैट मीन्स B के कॉरस्पॉन्डिंग Y आना चाहिए, C के कॉरस्पॉन्डिंग X और A के कॉरस्पॉन्डिंग Z आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, तो पहला हम ऑब्जर्व करते हैं, A के कॉरस्पॉन्डिंग आना चाहिए हमारा Z, A के कॉरस्पॉन्डिंग Z नहीं है, X है, ये तो हो गया गलत। नेक्स्ट देखिए BAC, B के कॉरस्पॉन्डिंग आना चाहिए Y, बट B के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ X है, ये भी हो गया गलत। नेक्स्ट A के कॉरस्पॉन्डिंग आना चाहिए हमारा Z है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। एंड B के कॉरस्पॉन्डिंग आना चाहिए Y, B के कॉरस्पॉन्डिंग है Y, गुड। C के कॉरस्पॉन्डिंग X, C के कॉरस्पॉन्डिंग X, तो ये हो गया ऑप्शन C सेकंड करेक्ट। तो आप इस तरीके से आप देखेंगे 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो एंगल्स अगर आपने देख लिए कि इक्वल हैं तो आप उनको देख लीजिए कौन सा किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका ऑप्शन दे सकते हैं। लास्ट में अगर ऑप्शन हम ध्यान से देखें तो देखो CX से कॉरस्पॉन्डिंग, ओके A Y के, बट A यहाँ Z के, तो ऑप्शन थर्ड भी हो गया आपका इनकरेक्ट। इस तरीके से हम नेमिंग देखते हैं जो आपके MCQs में आती है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपको ये एक बड़ा ट्राइंगल दे रखा है जिसका पार्टीशन कर रखा है RS के साथ। अब आपको बोला गया है फाइंड करिए X, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम फाइंड। अगर इस ट्राइंगल को हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें एक तो साइड गिवन है और हमें एंगल गिवन है ना, एंगल गिवन है और साइड गिवन है, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, SCS वाला क्राइटेरिया यूज होगा, है ना। तो देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया यूज होता है। सबसे पहले हमें 2 ट्राइंगल्स ढूंढने, कौन कौन सा ट्राइंगल बन रहा है हमारा। एक तो ये छोटे वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, और एक बड़े वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये बड़ा ट्राइंगल। इन दोनों के अंदर ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल S इक्वल है एंगल Q के। ठीक है, एंगल S इक्वल है एंगल Q के। अब और क्या देख सकते हैं हम, अगर यहाँ पर X की वैल्यू होती तो हम क्या कर सकते थे, इस ट्राइंगल के लिए हम इसका रेशो निकाल लेते, इसका रेशो निकाल लेते। बट प्रॉब्लम क्या है, हमें X ही तो फाइंड करना है, हमें यही नहीं पता कि ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। कौन से ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा, एक तो ये छोटे वाला कौन सा ट्राइंगल है, TSR ट्राइंगल, TSR, और एक बड़े वाला ट्राइंगल TQP, ट्राइंगल TQP को, इन दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा। तभी अगर मैं सिमिलर कर सकती हूँ तभी मैं उसकी साइड्स को रेशो में लिख सकती हूँ, है ना। तो अब क्या करेंगे हमने देख लिया S है Q के इक्वल, और कौन सा एंगल इक्वल है बता सकते हैं आप मेरे को, सोचिए। T दोनों के अंदर आ रहा है तो एंगल T इज इक्वल टू एंगल T कॉमन आ गया। तब हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल TSR में लिख रही हूँ, TSR इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब नेमिंग करिए, T किसके इक्वल है, T के, अच्छा T। S किसके इक्वल आया, Q के, तो S की जगह पे यहाँ पे आ गया हमारा Q। अब R के प्लेस पे क्या बच गया, नेक्स्ट वाले के लिए P बच गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया P। बाय विच क्राइटेरिया, एंगल, 2 एंगल भी हमारे इक्वल हो गए तो हम इसको सिमिलर लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करनी है ST की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगी, इसकी साइड्स को रेशो में लिख दूंगी। ये हो जाएगा TS बाय TQ, SR बाय QP इज इक्वल टू TR बाय TP। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसके साइड्स को, पहली 2, फिर SR QP, फिर ये और फिर ये, इस तरीके से रेशो में लिखती। अब हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है TS हमें फाइंड करना है, दैट इज X, TQ पूरा का पूरा TQ यानी कि 8 प्लस X, TQ यहाँ से यहाँ तक है 8 प्लस X। SR दे रखा है 1.5 एंड QP आपको दे रखा है 4.5।
और TR से TP से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आएगा एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 8 प्लस x। ये x इधर आके माइनस का, ये हो गया 2x, ये आ गया x आपका आ गया 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप इस तरीके से, अगर आपको ऐसे फिगर दे रखी है तो आप कोई दो एंगल्स ढूंढिए, उनको सिमिलर कर दीजिए, सिमिलर करने के बाद उसकी साइड्स को रेशियो में लिखिए, वैल्यू पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो बच्चे देखते ही बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्या कंफ्यूज होते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले वो कहते हैं कि भाई एक ट्राइंगल है जिसके अंदर एक्स वाई जो है वो पैरेलल है BC के, ये है एक्स वाई पैरेलल है BC के। जैसे ही हमें लगता है भाई एक पैरेलल दे रखा है, हम फटाफट से रेशो लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हम लगा भी देते हैं रेशो। अगर ये पैरेलल है तो ये इस साइड के, ये इस साइड के रेशो के इक्वल होगा, तो हम लिख देते हैं AX/XB इज इक्वल टू AY/YC बाय विच थ्योरम? BPT थ्योरम। ओके, हमें लगता है हम ये लगाएंगे। अच्छा, बनता भी है भाई, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल दे रखा है हमें। ओके, लेकिन क्वेश्चन उनका ये है कि फाइंड एक्स वाई, हमें एक्स वाई फाइंड करने हैं, हमें ये लाइन फाइंड करनी है। तो क्या इसके अंदर एक्स वाई है कहीं भी? नहीं, एक्स वाई तो है ही नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर BPT हमारी नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि BPT तो हमारी इस साइड्स का रेशो बताएगी, इसकी लेंथ थोड़ी बता रही है ना। हमें फाइंड करना है एक्स वाई और हमें ये दे रखा है और हमें BC दे रखा है। जब कभी भी आपके पास इन साइड्स को छोड़कर ये वाली साइड्स आ जाएं तो आप क्या करेंगे? वहां पर हम यूज करेंगे सिमिलैरिटी। कैसे? ध्यान से देखना इस चीज को। अगर मैं ट्राइंगल AXY सिमिलर कर दूं ABC के, तो मैं इसके साइड्स को रेशो में लिख सकती हूँ और उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी, है ना। दो ट्राइंगल्स को, इस छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर कर दो, उसकी साइड्स को रेशियो में लिख दो और वहां से आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम इसको सिमिलर कैसे प्रूव करें। सिमिलर प्रूव करने के लिए या तो साइड्स का रेशियो दिया होना चाहिए या एंगल्स दिए होने चाहिए। अब यहाँ पर साइड्स का रेशियो तो हमसे पूछा गया है और एंगल की तो बात ही नहीं की गई, है ना। अगर एंगल की बात नहीं की गई है, बट वो बड़े चालाक हैं। कैसे? उन्होंने हमें पैरेलल बता दिया, तो पैरेलल जैसी बता दिए, इसका मतलब क्या है कि हमें छोटे बच्चों वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है जो हम 7th 8th 9th में पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट? अगर ये इसके पैरेलल है दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कौन से एंगल बोलते हैं, जरा बताइए। यस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम बोलते हैं इनको। तो एंगल X हो जाएगा एंगल B के इक्वल, एंगल Y हो जाएगा एंगल C के इक्वल। Y, इन्हें हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दो एंगल हमारे इक्वल हो गए, तो तीसरे की हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल दोनों के अंदर एंगल A क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पे एंगल A कॉमन। तो अब अगर मैं साइड्स को मैं लिखूं ट्राइंगल AXY सिमिलर टू विच ट्राइंगल, किस ट्राइंगल के सिमिलर होगा? A के इक्वल है तो A लिख दिया, X हमारा B के इक्वल आया है तो B, Y हमारा C के इक्वल आया तो C। बाय विच क्राइटेरिया? A लिख दो चाहे AA लिख दो। ठीक है, जैसे हमने सिमिलर प्रूफ कर लिया, अब हम इसके साइड्स को रेशियो में लिख सकते हैं। कैसे? AX/AB, XY by BC एंड AY/AC। ठीक है, तो अब देखते हैं हमें क्या दे रखा है। AX से रखा है 1, AB। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये हमें 3 दे रखा है और हमें लिखा है हमने AB, तो AB टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 1 4। XY तो हमें फाइंड करना है और BC हमें दे रखा है 6। इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें ना दे रखा, हम यहीं पर ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो XY आपके पास कितना आ जाएगा? 6/4 कैंसिल होके आ गया आपके पास 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर।
सो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के सैम्पल पेपर्स में बहुत बार पूछे गए हैं और चांसेस भी हैं पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा। तो जहाँ कभी भी आपको ऐसे पैरेलल दे रखा हो तो वहाँ पे दो चांसेस हैं, या तो बीपीटी लगेगी या फिर ये सिमिलैरिटी लगेगी। बीपीटी वहाँ लगेगी अगर ये रेशोस आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, और अगर इस साइड की बात की गई है तो वहाँ पे आप यूज करेंगे क्या, सिमिलैरिटी, राइट। तो इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे बनाती हूँ। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ समझाऊंगी आपको, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। यहाँ पर आपसे पूछा गया है फाइंड बीडी एंड ईसी, ये आपको फाइंड करनी है और हमें गिवन है कि जो आपका डीई है वो पैरेलल है बीसी के, ये हमें गिवन है डीई पैरेलल है बीसी के। तब जैसे ही पैरेलल है तो हमारे पास क्या चीजें बनती हैं, दो चीजें बनती हैं, या तो बीपीटी लगाओ या फिर हम ये सिमिलर प्रूव कर दें, है ना। तो अगर हम बीपीटी लगाते हैं क्या होगा, AD बाई DB AE बाई EC, बट ये दोनों तो हमें फाइंड करनी है, ये तो नहीं लग सकती। ऑन द अदर हैंड हमें क्या दे रखा है, ये और ये दे रखा है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरा ये ऑप्शन बचता है कि दो ट्राइंगल्स को हम क्या कर दें, सिमिलर प्रूफ कर दें। पैरेलल दे रखी है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये तो हमें कॉमन है ही, तो हम क्या लिख देंगे, ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल, चलिए नेमिंग करिए, A के इक्वल है, D आया B के इक्वल और E आया C के इक्वल, बाय AAA लिख दीजिए, ठीक है। ये लिखने के बाद AD बाय AB, DE बाय BC, AE बाय AC, राइट। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, AD है 2.4, अब AB बोला गया है, AB है ना, तो AB के लिए अगर मैं इसको x मान लूं तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2.4 प्लस x इज इक्वल टू DE कितना है 2, BC ये कितना है 5 इज इक्वल टू AE कितना है 3.2 एंड AC कितना है, AC तो नहीं है, ये हमें दे रखा है, ये इसको हम मान लेते हैं y मतलब हमें नहीं पता कौन सा है, ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, तो यहाँ पर भी गलती नहीं करनी, दोनों को x नहीं मानना है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ हमने मान लिया y, तो टोटल कितना हो जाएगा 3.2 प्लस y, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम पहली दो को इक्वेट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आती है x की वैल्यू, क्या आती है y की वैल्यू, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। जैसे मैं आपकी कि x और y की आपकी क्या वैल्यू आई है, अगर आपकी वैल्यूज करेक्ट आई होंगी तो मेरी ये वीडियो सक्सेसफुल है कि हाँ जी आपको ये समझ में आ चुका है अच्छे से कि कैसे आपको नेमिंग करनी है, कैसे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज फाइंड करनी है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए x की वैल्यू क्या आती है एंड y की वैल्यू क्या आती है। तो ये हो चुके हैं आपके क्राइटेरियाज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, तो ये तो होगी सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट आता है आपके पास एरिया बेस्ड क्वेश्चंस। एरिया बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो अब हमने सिमिलैरिटीज पढ़ ली है कि मान लेते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स हैं ABCDEF, हमें दे रखा है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, ठीक है। सिमिलर हमें पता चल चुका है कि एंगल B इक्वल है, एंगल A इक्वल है D के, B है E के, C है F के, ओके फाइन। तो अब अभी तक हम बात कर रहे थे इनके एंगल्स के बारे में और इनकी साइड्स के बारे में, ठीक है। अब अगर हमें बोल दिया जाता है कि ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, तो हम और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम उनके एरिया के बारे में। कैसे, हम लिख सकते हैं कि एरिया ABC डिवाइड बाय एरिया DEF, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया का जो रेशो है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल। ये AB बाय DE का होल स्क्वायर, BC बाय EF का स्क्वायर, AC बाय DF का स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। ये है आपकी एरिया थ्योरम। बहुत इजी है और इसके ऊपर सिर्फ दो टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है, पहला टाइप का क्वेश्चन दिया है कि ABC का एरिया आपको दे रखा है 36 एंड DEF का एरिया दे रखा है 64, ठीक है। एरिया आपको गिवन है और
ए बी फाइंड करनी है, साइड हमें ए बी फाइंड करनी है, जबकि डी ई आपको दे रखी है 6.2। तो क्या करेंगे, हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या कहता है ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए बी सी दैट इज 36, एरिया ऑफ डी ई एफ दैट इज 64 इज इक्वल टू इनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। तो ए बी हमें फाइंड करनी है, डी ही हमें दे रखी है दैट इज 6.2, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर हटाएंगे यहाँ क्या लग जाएगा रूट, 36 रूट से बाहर आएगा तो 6, 64 रूट से बाहर आएगा तो 8। आई होप आपको रूट के मीनिंग पता होंगे। इज इक्वल टू ए बी बाई 6.2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6.2 डिवाइड बाई 8। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 4 पे 3.1, ये हो जाएगा 9.3 डिवाइड बाई 20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 4.65। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरीके से आपको एरिया दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है साइड, तो आपने यही फॉर्मूला पुट करना है। ऑन द अदर हैंड दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको साइड दी जा सकती है और आपसे एरिया पूछा जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन ये है, इसके अंदर क्या है कि आपको ये दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। इसकी साइड से रखी है, ये नहीं दी, इसकी साइड से रखी है, ये नहीं दी हुई। ऑल्सो हमें दे रखा है कि ए सी बी जो है वो सिमिलर है ए पी क्यू के। ठीक है, एक तो साइड्स नहीं दी हुई है और ऊपर से हमसे एरिया भी पूछ लिया गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि एरिया के लिए हम क्या करेंगे, तो सिमिलर है, एरिया वाला फॉर्मूला लगा देते हैं कि एरिया ए सी बी डिवाइड बाई एरिया ए पी क्यू किसके इक्वल होगा, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। दैट इज ए सी बाई ए पी होल स्क्वायर, सी बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर एंड ए बी बाई ए क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या क्या दे रखा है ये तो हमें फाइंड करना है। एरिया ए सी बी अपॉन में एरिया ए पी क्यू, ये हमें फाइंड करना है। ए सी क्या दे रखा है, ए सी हमें नहीं दिया हुआ। ओके, ए पी हमें दे रखा है 2.8, ये हो गया इसका होल का स्क्वायर। नेक्स्ट सी बी ये दे रखा है आपको 10 एंड पी क्यू दे रखा है आपको 5, इसका हो गया स्क्वायर। फिर ए बी दे रखा है आपको 6.5 एंड ए क्यू आपको नहीं दे रखा, राइट। अब देखिए जरा, अगर हमें ए सी दिया होता तो हम उसी टाइम इसको सॉल्व करते रेशो को और हम इसका रेशो निकाल लेते, राइट। बट हमें ये नहीं दिया हुआ। ऑल्सो यहाँ पर भी हमें नहीं दिया कौन सा रेशो है, ये दे रखा है कंप्लीट, तो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको से कैंसिल किया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, नीचे बच गया 1 का स्क्वायर 1, तो रेशो इसका कितना आ गया 4:1। यानी कि तीनों साइड्स में से अगर हमें किसी दो का भी इस तरीके से रेशो निकला है तो हम एरिया का रेशो निकाल सकते हैं। एक तो काम बन गया हमारा। दूसरा क्या फाइंड करना था, सी ए और ए क्यू की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे करें, अब उसकी भी नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास रेशो तो आ चुका है 4/1, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ए सी बी अपॉन में एरिया ए पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई 2.8 का होल स्क्वायर है। रेशो हमारा क्या है 4/1, तो यहाँ लिख देते हैं 4/1। ए सी हमें फाइंड करना है, 2.8 है, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ रूट, यहाँ कितना आ जाएगा 4 रूट से बाहर निकला 2/1, ए सी बाई 2.8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आएगा 5.6 सेंटीमीटर। ए सी आ गया आपका। सिमिलरली हम इसको निकाल लेंगे, कैसे, अगेन एरिया ए सी बी अपॉन में एरिया ए पी क्यू इज इक्वल टू 6.5 अपॉन में ए क्यू का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, यहाँ के रूट क्या लगेगा 4/1 था, 6.5 अपॉन में ए क्यू, ये हो जाएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 ए क्यू इज इक्वल टू 6.5, ए क्यू कितना आ जाएगा 6.5 डिवाइड बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। तो देखिए बहुत इजी रहा, हमने क्या किया, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाया, रेशो मिल गया, रेशो मिलते ही वैल्यूज पुट करके ए सी भी आ गया और ए क्यू भी आ गया। तो इसी क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बन रहे थे। कौन सा, या तो सिर्फ ये रेशो पूछ लिया जाता था, या सिर्फ ये पूछ लिया जाता। तो ये था एरिया का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जिसमें ये 2 टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड देन आपके पास लास्ट आता है दैट इज पीजीटी बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस। ये कैसे आते हैं,
पाइथागोरस पे जाने से पहले इसके एक और टाइप मैं भूल गई आपको बताना, जो बहुत सिंपल है और बहुत इजी भी है। कैसे? एक और टाइप बनती है इसकी। कौन सी? कि अगर मान लीजिए ये दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इस चीज को। ये है ए बी सी, ये है डी ई एफ, ठीक है, और आपको मेंशन कर रखा है कि ये इसका मीडियन है, दैट इज ए एम लगा लीजिए, ये है डी एन, ये इसका मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है? जो इक्वल एरियाज में भी कट कर देता है और इक्वल साइड्स में भी कट कर देता है। मीडियन मतलब मिड में कट करता है, आप ये याद रखिए, मिड में साइड भी कट हो सकती है, ठीक है, और एरिया भी, यानी कि ये एरिया इसके इक्वल, ये एरिया इसके इक्वल, ये मतलब होता है इसका। तो अब अगर यहाँ पे ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, तो हम जानते हैं कि इनके एरिया की रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगी, बट साथ ही साथ ये सब चीज़ें मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के भी इक्वल होती हैं। चलिए अब चलते हैं पीजीटी के ऊपर क्वेश्चंस पे। तो पाइथागोरस क्या कहती है? पाइथागोरस आपकी कहती है कि अगर एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो उसके सामने वाली जो साइड है, लेट इट बी ए बी सी, उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। ये कहती है आपके पाइथागोरस थ्योरम। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स क्या कहता है? कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके अंदर एक साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, देन जो जिस साइड के स्क्वायर के इक्वल है उस साइड के सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये आप कब लगा सकते हैं? अगर आपका ये 90 डिग्री है। ये कब लगेगा? अगर ये आपकी कंडीशन दे रखी है। तो ये इसका कन्वर्स भी ट्रू है और ये डायरेक्ट तो ट्रू है ही। तो इसके ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि एक लैडर है जिसको हमने वॉल के अगेंस्ट प्लेस किया हुआ है, तो हम बना लेते हैं एक वॉल, और एक लैडर है, सीढ़ी है, जिसको हमने वॉल के अगेंस्ट पुट कर रखा है, और जो लैडर का फुट है और जो वॉल का फुट है वो कितनी दूर है एक दूसरे से? वो है आपका 2.5 मीटर दूर है, ये आपको गिवन है, ठीक है। एंड इट्स टॉप रीचेस टू द विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि 6 मीटर जो है ये ऊपर एक विंडो है, राइट। अब हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ लेडर। तो हमें पता है जो वॉल होती है वो ग्राउंड से 90 डिग्री पे होती है, राइट। तो 90 के सामने वाली हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, ये बाकी दो साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, नाम दे देते हैं इसको ए बी सी, और क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके हम ए सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली और क्या क्वेश्चन बन सकता है? और क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आ सकता है कि 2 पोल्स हैं, एक पोल की हाइट है 6 मीटर और दूसरे पोल क्या होता है? खंबा, उसकी जो हाइट है, दूसरे पोल की हाइट है 11 मीटर है, ठीक है। वो एक प्लेन ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। जो आपस में जो दूरी पे खड़े हैं वो कितनी दूरी पे खड़े हैं? वो 12 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। हमें उनके टॉप से डिस्टेंस बताना है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एक्सरसाइज 6.5 के बैक एक्सरसाइज में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एक्सरसाइज 6.5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपने अभी तक वो देख ली होगी, नहीं देखी है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देख लें। उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है सभी चैप्टर्स का। तो 6.5 के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी 6.5 से ही है, और ये क्वेश्चन आपका सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है और डिफरेंट बुक्स में भी आपको दे रखा है। तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि अगर ये प्लेन है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। अगर ये 6 है तो दिस विल बी 6। अगर ये टोटल 11 था, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये 5, नीचे 12, तो ये भी 12 होगा। अब हमें पता है कि ये एक पोल है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे होगा। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब वहां से आप क्या निकाल सकते हैं? ए सी फाइंड कर सकते हैं, उनके दोनों के टॉप का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो सॉल्व करने वाला है ना। बट
उस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे आ सकता है? उस टाइप का क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि मान लीजिए ये एक रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस के अंदर जिसके सारी साइड्स इक्वल होते हैं, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, कट करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में कट करते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास ए बी सी डी और ये है ओ। हमें लेंथ ऑफ डायगोनल से रखी है, ये है 24 और ये है आपके पास 16। तो आपके पास ए सी दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बी डी आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 16 नहीं सॉरी 10, ठीक है। तो ये 10 दे रखा है, ये आपको 24 दे रखा है। आपको बोली है फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस। रोम्बस की साइड क्या होगी? रोम्बस की साइड क्या होगी? हमें रोम्बस के बारे में इतना जरूर पता है कि एक तो वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, उसके जो डायगोनल्स होते हैं, और वो बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ट्राइंगल निकाल लेते हैं। ए ओ बी ढूंढ लो ट्राइंगल, ठीक है। ए ओ बी के अंदर हम देख सकते हैं कि ए सी टोटल हमें दे रखा है 24, तो ए ओ कितना होगा? 12, हाफ होगा उसका। सिमिलरली बी डी हमें 10 दे रखा है, तो ये कितना होगा? 5 होगा, 5 होगा, ओके। ऑल्सो ये 90 डिग्री है क्योंकि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 में भी कट करते हैं। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जैसे हमें पता चला हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर। तो ये हो गया 12 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर दैट इज 144 प्लस 25 दैट इज 169 ए बी स्क्वायर। तो ए बी कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपकी पाइथागोरस आपके सिंपल ट्राइंगल दिया जा सकता है। आपको टॉप फाइंड करने के लिए या आपको रोम्बस के लिए अप्लाई करने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये था कुछ गेस अबाउट ट्राइंगल चैप्टर्स। थैंक यू।